सुंदर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। इस गांव में सुरेश नाम का एक दबंग पहलवान रहता था। सुरेश को अपनी भुजाओं से बहुत प्यार था। उसे सिर्फ दो ही काम करना पसंद थे, एक कसरत करना और दूसरा दबाकर खाना। और इसके लिए उसको किसी दूसरे प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो जहाँ से गुजरता गांव वाले उसके डर के मारे खौफ खाते। अरे लाडो की मम्मी, जल्दी से पैसे निकाल कर दे दो, लगता है वो आ गया। हाथी जैसे कदमों की आवाज आ रही है उसकी। जी जी लाती हूँ। ना जाने कौन सी घड़ी में इस गांव में आकर बसे। एक तो अपने बच्चों का पेट ठीक से नहीं भर पाते, ऊपर से इस अत्याचारी पहलवान को भी खाना दो। राजू जाकर पहलवान के हाथ पर कुछ रुपए रख देता है। पहलवान वहाँ से चला जाता है। सुरेश पहलवान इसी तरह गांव वालों से उनसे उनकी जान बख्शने के नाम पर पैसे लेता था और उनका अनाज भी खा जाता था। उसके लंबे चौड़े शरीर को देखकर गांव वाले उसकी जी हुजूरी करते थे और उससे बहुत डरते थे। गांव वाले सुरेश को रोजाना बढ़िया बढ़िया खाना देते। सुरेश को बना बनाया अच्छा भोजन मिल जाता था, इसीलिए उसे दूसरों की तरह कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन सुरेश को इस बात की बहुत चिंता थी। गांव में प्रीतम नाम का एक आदमी रहता था। वह शरीर से एकदम दुबला पतला था, लेकिन बहुत हिम्मत वाला था। प्रीतम पूरे गांव में एकलौता ऐसा आदमी था जो सुरेश से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसके दुबलेपन की वजह से जब पहलवान उसका मजाक उड़ाता तो प्रीतम अपनी बातों से सुरेश को मजा चखा देता था। एक बार सुरेश कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे प्रीतम मिल जाता है। अबे चल हट मच्छर, दिखाई नहीं दे रहा सुरेश पहलवान आ रहा है। तुझे नहीं पता सुरेश पहलवान से लोग कितना डरते हैं। हट जा सामने से, वरना मेरे पैरों के नीचे कुचला जाएगा। अरे घमंडी पहलवान, मैं मच्छर नहीं चींटी हूँ, चींटी समझा क्या? हाथी चींटी से कितना बड़ा होता है, मगर छोटी सी चींटी उसकी नाक में घुसकर उसे कैसा मजा चखाती है। और तू भी बच कर रहा कर पहलवान, कहीं तेरी नाक में प्रीतम नाम की चींटी घुस गई ना तो तेरी हवा खराब हो जाएगी। सुरेश को प्रीतम की बात पर बहुत गुस्सा आता, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। घर जाकर मन ही मन सोचता, पूरे गांव में इकलौता वही प्रीतम सुकुड़ी है जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। उसे तो मैं एक दिन सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे वाह काका, ये आम तो बिल्कुल शहद की तरह मीठे हैं। काका, मैं अपनी बीवी के लिए एक आम ले जाऊं? अरे हाँ हाँ बेटा, अरे एक क्या दो आम ले जाओ बेटा। आम से तो पूरा बाग भरा है बेटा। इस बार फसल अच्छी हुई है, मगर एक दिक्कत है। क्या बात है काका? सुरेश पहलवान के यहाँ एक बोरी आम पहुंचवाना है। कल ही उसने बगीचे में आकर आम देख लिए और बोला एक बोरा आम भिजवा देना, नहीं तो हड्डी पसलियां तोड़ देगा। अच्छा तो ऐसी बात है काका, अब आप घबराओ मत, मैं बाकी गांव वालों से बात करके इस घमंडी पहलवान को यहाँ से भगाने का कुछ उपाय ढूंढता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी एक बार बहुत तेज बारिश होती है। और प्रीतम के घर में पानी भर जाता है। पानी से उसका झोपड़ा पूरा बिखर जाता है। सुरेश पहलवान प्रीतम के पास जाता है। क्यों बे सुकुड़ी, बहुत टैं करता था, मिल गया तुझे सबक? तेरे पास तो रहने के लिए भी झोपड़ा नहीं बचा, अब कहाँ रहेगा? चल मैं ही तेरे ऊपर तरस खा लेता हूँ। सुन, मेरे तबेले में जगह खाली है, वहाँ रहना है तो रह ले मेरे भैंसों के साथ, और वहीं पड़े रहना, मेरे भैंसों की लाते खाते रहना। मदन भाई, हम लोग मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। सुरेश ऐसी मुसीबत के समय घर घर जाकर लोगों का मजाक उड़ा रहा है। अरे हाँ भैया, सही कहते हो।
पानी अब सिर से ऊपर चला गया है। एक तो उस पहलवान के बच्चे को अनाज दो, बढ़िया बढ़िया खाना बना कर दो, ऊपर से उसकी लाते खाओ। मैं कहता हूँ भैया ये ठीक नहीं है। हम लोगों को मिलकर इस सुरेश के बच्चे को सबक सिखाना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन प्रीतम पहलवान के पास पहुंचता है। सुरेश, तुम अपनी ताकत पर बहुत घमंड करते हो ना, अब तुम्हारा घमंड तोड़ने का समय आ गया है। साफ साफ बोल, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सुनो, पड़ोस के हुसैनपुर गांव में तुमसे भी बड़ा एक पहलवान आया है। उसने चैलेंज किया है कि उसके आसपास के गांव में अगर कोई अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानता है तो उससे दंगल कर दिखाए। सुन बे सुकड़ी, जाकर बोल दे उस पहलवान से मैं उससे लड़ने को तैयार हूँ, और उसकी बत्ती सी हाथ में ना दे दी तो मेरा नाम सुरेश पहलवान नहीं है। ये तो बेटा तुझे कल ही पता चलेगा। अगले दिन गांव वाले दंगल देखने के लिए हुसैनपुर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तेज धूप के कारण सुरेश का गला सूखने लगता है तो सभी लोग कुएं के पास रुक जाते हैं। सुरेश पहलवान अपनी पीने के लिए कुएं के पास जाता है तो उसे कुएं के अंदर से आवाज आती है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई कुएं के अंदर है। कौन है जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? कौन है कुएं के अंदर? अरे मूर्ख, जिंदा तो आज तू नहीं लौटेगा इस गांव से। मैं इस गांव का पहलवान हूँ, लोग मेरे नाम से कांपते हैं। तू मच्छर बराबर का पहलवान मुझसे लड़ने आया है। अच्छा तो तू है वो पहलवान। रुक चूहे, अभी तुझे मैं मजा चखाता हूँ। सुरेश को कुएं के अंदर अपनी परछाई दिखती है। यह कहकर सुरेश अपनी ही परछाई से लड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। तभी कुएं के पीछे छिपा बैठा प्रीतम बाहर आ जाता है और कुएं में झांक कर कहता है, क्यों पहलवान, तुझे तो अपनी ताकत पर भरोसा था ना। मूर्ख आदमी, तुझे इतना भी नहीं पता शरीर से ज्यादा अकल की ताकत होती है। अब तेरा घमंड टूट गया होगा तो उसी कुएं में मर। गांव वालों को सुरेश पहलवान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने इन बालों को बांध कर रखा कर। जानती है ना, तेरे खुले बालों को देखकर सारी पड़ोसन कैसे कहती है कि देखो तो शांति की पोतियों के बाल कितने लंबे हैं, घुटने से नीचे तक तो उनकी चोटी आती है। काश हमारे बाल भी ऐसे होते। और ना जाने क्या क्या बोलती है वो औरतें। पता है ना तुम्हें, नजर कितनी जल्दी लगती है। अगर तुम्हारे इन सुंदर बालों को नजर लग गई तो सारे बाल झड़ने लगेंगे। मैं भी इन चारों को यही समझाती हूँ माँ, लेकिन ये चारों मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। बार बार इन बालों को खोलकर यहाँ वहाँ फिरती रहती है। अरे माँ, अब हर समय हम चारों अपने बालों का जुड़वा बनाकर थोड़ी ना घूमेंगे। हमारा भी मन करता है चोटी बनाने का, तो हम चोटी क्यों ना बनाएं। वैसे भी बचपन से आज तक सब हमें यही बोलते हैं कि तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। आज तक तो हमारे बालों को कोई नजर नहीं लगी, तो अब किसकी नजर लगेगी। और नहीं तो क्या माँ, अब इन पड़ोसनों के चक्कर में क्या हम अपनी मनमर्जी से चोटी भी ना बनाएं। तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो तुम्हें कहकर थक गई हूँ और तुम दोनों की देखा देखी में तुम्हारी दोनों छोटी बहनें भी तुम जैसी हो गई है। अब आप हम दोनों को कुछ मत कहो माँ, हम दोनों तो वैसे भी स्कूल में जाती है और स्कूल में कोई जूड़ा बनाकर थोड़ी ना जाता है। स्कूल में तो हम दोनों को चोटी बनाकर ही जानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम दोनों के स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तुम दोनों जल्दी से स्कूल जाओ। और दिव्या बेटा, अगर तुम्हें पगार मिल गई हो तो आज बिजली दफ्तर जाकर बिजली का बिल भर देना, वरना बिजली वाले घर की बिजली काट देंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं आज बिजली का बिल भर दूंगी। दीदी, आप मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो ना, एक किताब खरीदनी है। दुकान से अगर कोई सेकंड हैंड बुक मिलेगी तो मैं वही खरीद लूंगी, नई बुक तो बहुत महंगी आएगी। ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ। बता, कितने पैसे चाहिए तुझे?
आप एक काम करो, मुझे 200 रुपए दे दो, इतने में तो सेकंड हैंड बुक आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे, और अगर सेकंड हैंड बुक ना मिले तो बता दियो, मैं तुझे और पैसे दे दूंगी। दरअसल कुछ साल पहले निर्मला के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। उसके सर पर 4 बेटियां और एक बूढ़ी सास की जिम्मेदारी थी। घर में कमाने वाली सिर्फ वही थी। वो लोगों के घरों में काम करती तो कभी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती। वो दिन रात सिर्फ काम करती रहती, जिस वजह से एक समय पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी 3 बेटियां तो उस वक्त छोटी थी, जो स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी ने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपनी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपने आगे की पढ़ाई न करने का फैसला किया और एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिससे निर्मला के सर से काम का भार थोड़ा कम हो गया। अब निर्मला अपने कमाए हुए पैसों से राशन पानी का खर्च चलाती, बाकी सारा खर्चा दिव्या अपनी पगार से करती थी। अच्छा माँ, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, शाम को आते हुए दादी माँ की दवाइयाँ ले आऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। दिव्या घर से काम के लिए निकल जाती है। वो शाम को अपनी दादी माँ की दवाइयाँ लेकर घर आती है। सब लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, तुम हर रोज दाल भात कैसे बना लेती हो? क्या तुम्हारा कभी इसके अलावा कुछ और खाने का मन नहीं करता? बेटा, मन तो सबका हर रोज 56 पकवान खाने को करता है, लेकिन उसके लिए जेब में उतने पैसे भी तो होने चाहिए। अभी घर में जितने पैसे आते हैं, उतने पैसों में हम 2 वक्त का खाना खा पाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बड़ी बहन सबके लिए इतनी मेहनत कर रही है। जब तुम लोग पढ़ने जाओगी, कामयाब हो जाओगी, तो घर में फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मुझे जो बनाने को बोलोगी, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। नहीं माँ, जब हम सब कामयाब हो जाएंगे तो हम तुम्हें घर का काम करने ही नहीं देंगे। तुम फिर आराम करना, घर का काम करने के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। तुमने ऐसा बोल दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है बेटा। दादी माँ, जब हम कामयाब हो जाएंगे तो आपके लिए सोने के झुमके बनवाएंगे। आप हमेशा कहती हो ना कि जब मैं पैदा हुई थी तो माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए आपने अपने सोने के झुमके बेच दिए थे। अब जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो आपके लिए सोने के झुमके जरूर बनवाएंगे। मेरी गुड़िया, तूने ये बात कह दी, मेरे लिए तो वही बहुत हो गया। वैसे भी इस उम्र में मैं सोने के झुमके पहनकर कहाँ जाऊंगी? ये कोई मेरी उम्र है क्या सोने के झुमके पहनने की? अरे दादी माँ, उम्र में क्या रखा है, इंसान को बस दिल से जवान होना चाहिए। बाकी देखने में तो आप आज भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। जरा देख तो निर्मला इनकी बातें, इस उम्र में मुझे हीरोइन कह रही है। ठीक ही तो कह रही है माँ जी, आप किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना लगती हो। और क्या दादी, आपसे सुंदर कौन है? आपके सामने तो माँ भी फीकी पड़ जाती है। सबसे छोटी बेटी सोनी की बात सुनकर सभी की हंसी निकल जाती है और तभी सभी उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी तरह सब लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे कि तभी अचानक शांति की सांस फूलने लगती है और ठीक से सांस न आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो देर न करते हुए उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ को क्या हो गया है? अचानक ही उनकी सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, अब उनकी काफी उम्र हो चुकी है, इसीलिए उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। उन्हें सांस लेने में भी अब तकलीफ हो रही है, इसलिए हम नहीं जानते कि वो कब तक ठीक रहेंगी। अभी हमने उन्हें दवाई तो दी है, लेकिन उन्हें पहले से आराम है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लीजिए, क्योंकि दवाई का असर खत्म होने के बाद हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। सच कहूं तो हमें उनके बचने के ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर की ये बात सुनकर उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबसे पहले निर्मला अपनी सास से मिलने के लिए जाती है। उसकी आंखें हल्की नम थी। तभी उसकी सास उससे कहती है, निर्मला, क्यों तू अपनी आंखें नम कर रही है? मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना है। देख, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तूने मेरे बेटे के जाने के बाद हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो चाहती हूँ अगले जन्म में भी मुझे बहू के रूप में तू ही मिले। इस जन्म में तो तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तूने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि तेरे आने वाले जीवन में तेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। तूने सबके लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं चली भी जाऊँ तो मेरे पीछे से दुखी मत होना। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए माँ जी। आप मेरे साथ है तो मुझे लगता है मेरे सर पर मेरी माँ का साया है। आप मुझसे दूर जाने की बात मत कीजिए। दोनों एक दूसरे से बात करके बड़े भावुक हो जाते हैं। तभी नर्स निर्मला को बाहर भेज देती है। निर्मला के बाहर जाने के बाद शांति की चारों पोतियां अंदर आती है। उन सब की आंखें भी नम थी, लेकिन अपने दुख को निर्मला के सामने वो दिखाना नहीं चाहती थी। बेटा, मैं तुम चारों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए न दादी माँ, आप हमसे क्या कहना चाहती है? बेटा, तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख भोगे है। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद उसने कभी भी चैन की सांस नहीं ली। मैं चाहती हूँ जिस तरह उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह बीत गई, उस तरह उसका बुढ़ापा ना बीते। तुम लोग अच्छी तरह पढ़ाई करो। देखो, तुम्हारी माँ के साथ साथ दिव्या भी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। उसकी मेहनत को कभी व्यर्थ मत जाने देना। जिस तरह इन्होंने हमेशा तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, इस तरह तुम भी इनका ध्यान रखना। तुम चारों अपनी माँ को कभी निराश मत करना। उसने तुम चारों के लिए बहुत दुख भोगे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी माँ, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हमें आपके लिए सोने के झुमके भी तो बनवाने हैं। ये बोलते हुए सभी भावुक हो जाते हैं। कुछ दिन तक उसकी दादी माँ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद बढ़ती उम्र की वजह से उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद उनका पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। तभी कुछ दिन बाद निर्मला की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती है। दिव्या अपने कमाए हुए पैसों में घर का खर्च, अपनी बहनों की पढ़ाई का खर्च और अपनी माँ की दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाती। एक दिन वो अपने ऑफिस में बड़ी परेशान सी बैठी थी। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती है। क्या बात है दिव्या, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। आज तक तो मैंने तुम्हें पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। नहीं मैम, कुछ नहीं, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। देखो दिव्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ तो बात चल रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जो भी है तुम मुझे बता सकती हो। अपनी मैनेजर के बार बार पूछने पर वो सारी बात बताती है। तभी उसकी मैनेजर उससे कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया दिव्या। वैसे मैं तुम्हारे पास तुम्हारी इस परेशानी का सल्यूशन लेकर ही आई थी। मेरी एक फ्रेंड डायरेक्टर है। वो सीरियल बनाना चाहती है जिसमें उसे 4 लंबे बाल वाली लड़कियों की जरूरत है। मैंने पहले भी उनसे तुम्हारा जिक्र किया था क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत लंबे और घने हैं। अगर तुम चाहो तो उनके पास ऑडिशन के लिए जा सकती हो, और अगर तुम्हारी नज़र में 3 और लंबे बाल वाली लड़कियां हो तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। मैम, मेरी 3 छोटी बहनों के बाल भी मेरी तरह ही बहुत लंबे हैं। अगर आप कहो तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं? हाँ बिल्कुल, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम चारों बहनें मिलकर सीरियल में काम करोगी तो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अपनी मैनेजर के बताने पर दिव्या अपनी तीनों बहनों के साथ सीरियल के लिए इंटरव्यू देने जाती है। उनके लंबे काले घने बालों की वजह से उन चारों बहनों को सीरियल में रोल मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाती है और अपनी माँ को जीवन की हर खुशी देती है।